हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है पॉलिटी के एमसीक्यूज करेंगे। इस सेशन में मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस हो, चाहे वो आरआरबी हो, रेलवे से हो, यूपीएससी तक के भी क्वेश्चन में इसमें ऐड किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जिस जिस प्रकार से आते हैं, जैसे मान लो सीजीएल का पेपर होगा मेंस का, तो किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैंने इसमें जो है इंक्लूड किया है। और इसके अलावा इसके हम ये भी देखेंगे, जैसे अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत सारे इसमें आंसर आते भी होंगे, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ऑप्शन किससे रिलेटेड है, थोड़ी बहुत उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को क्या कहते हैं हम? मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट आते हैं? तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका आंसर तो पता होगा। फिर भी हम चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं। तो जो आपका 5 है, ये आता है यूनियन। यूनियन यूनियन में क्या क्या आते हैं आपके? पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पीएम, तो ये सब के सब जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं ये यूनियन में आते हैं। 4 है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। और ये आपका आर्टिकल में 36 से लेके 51 तक। फिर आता है सेकंड। सेकंड है आपका जो पार्ट है वो है सिटीजनशिप से रिलेटेड, कि भाई सिटीजनशिप कैसे दी जाए, नागरिकता। ये आपका आता है 5 से लेके 11 आर्टिकल्स तक है। और अंत में कौन सा बता? बी, सो फंडामेंटल राइट्स जो आपके हैं 12 से लेके 35। कईयों को पता होगा भाई 14 से लेके 35, लेकिन कई देखना कि 12 से ही होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें। सो सेकंड है आपका क्वेश्चन, विच आर्टिकल वाज डिलीटेड बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूविंग राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। तो कौन सा आर्टिकल हटाया गया था 44वें संशोधन से, जो कि आपका 1978 में हुआ था? और पता होना चाहिए कौन सी सरकार थी उस समय पे? जनता दल की। जनता दल की आपकी पार्टी जो थी उसने सरकार बनाई थी, ठीक है। और राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था उस समय पे, उसको हटा दिया गया था। तो एक एक करके देखते हैं। तो जो 13 है आपका, आर्टिकल 13, ये किससे रिलेटेड है? ये है आपका जो रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है इसमें। रिस्ट्रिक्शन किस पे? जो आपकी आर्म फोर्सेज होती हैं, ठीक है, आर्म फोर्सेज जो होती हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, उनके फंडामेंटल राइट्स को क्यों लगाया जाता है? ताकि वो जो अपना काम है ठीक तरह से कर पाए, डिसिप्लिन तरीके से। फिर 32, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसमें क्या होता है कि अगर आप फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट के लिए होता है 226, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और जो 30 है आर्टिकल आपका, वो है आपका कल्चरल और एजुकेशनल, एजुकेशनल राइट, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या बचा? आपका 31। तो ये है आपका आंसर जो 31 हटाएगा। इनको मत करना, ये तो बस मैंने समझाने के लिए बताया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखो अभी मैंने कुछ छोटे क्वेश्चन लिए, अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन करते हैं ताकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये। तो ये भी फंडामेंटल राइट्स में ही है। देखो, क्या ये जस्टिफाइबल नेचर होते हैं? क्या ये प्रमोट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? और थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है कि हाल फिलहाल में क्या हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में आते हैं? अभी हमने देखा कि भाई जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 में आता है। ये बिल्कुल ठीक कथन है, ठीक है। सो ये तो हमारा ये बिल्कुल हो गया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में 7 हमारे पास फंडामेंटल राइट थे। और मैंने अभी आपको बताया था कि भाई जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल था उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसको हटा दिया गया। पर एक छोटी सी चीज मैं नहीं बता पाया कि इसको 33A आर्टिकल में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। और अब ये एक लीगल राइट बन गया है, लीगल राइट, ठीक है। इसको याद रखना। सो क्या ये जस्टिफाइबल भी होते हैं? तो जस्टिफाइबल का मतलब क्या होता है? देखो कि मान लो अगर वायलेशन होता है, ठीक है, अगर फंडामेंटल का वायलेशन होता है तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर नॉन जस्टिफाइबल होता है तो मतलब ये होता है कि भाई आप है ना, अगर मान लो वायलेशन भी होता है तो आप फंडामेंटल आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो पॉलिटिकल नेचर में होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल नेचर में होते हैं, ना कि सोशल। तो यहाँ पर एक वर्ड आया, देखो, क्या सोशल इकोनॉमिक नहीं। ये दो वर्ड जो होते हैं ये आपके डीपीएसपी से रिलेटेड है, ठीक है। ये डीपीएसपी, तो ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो देखते हैं सेकंड, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट तो है।
और थर्ड मैंने आपको बताया था। तो ये आंसर राइट इज दिस, इसको हटा लेना, ये मैंने समझाने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है इसमें, तो ये ध्यान रखना है इसमें। फिर नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। क्या क्या दे आर द एब्सोल्यूट बट नॉट क्वालिफाइड, ओके। दे कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, expect right guaranteed by the article 19, okay, they are the sacrosanct or permanent. So अब एक एक करके बात करते, क्या ये दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, क्या ये एब्सोल्यूट नहीं होते, क्वालिफाइड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्यों? देखो इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये है कि इन पे रीजनेबल, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस प्रकार से? जैसे मान लो अगर इमरजेंसी घोषित हो जाती है, जो कि आर्टिकल नंबर आपका 352 के तहत होती है, तो ऑब्वियसली बात है इनको इनको इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, या कहीं वायलेशन हो जाती है, या कहीं दंगा फसाद हो जाए, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है फंडामेंटल राइट पे। जैसे राइट टू मूव भी तो एक फंडामेंटल राइट है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी है, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इस ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इनकरेक्ट है ये, तो ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो सकता है? देखो, सो दे कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग, अच्छा ये था क्या नेशनल इमरजेंसी के दौरान सिर्फ आर्टिकल 19 को छोड़कर बाकी सभी हो जाते? नहीं, वो आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ही दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके रहते हैं, बाकी सब के सब सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट में तो ये आ गया। सो दे कैन बी स्क्रॉन्ड और परमानेंट, नहीं परमानेंट नहीं होते, मैंने बताया ना रीजनेबल लगाई जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सो आंसर इज डी, ओके। तो इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो इस तरह ही किया जाएगा, अगर आपके अगर ऐसे सीजन में अगर आएंगे तो ऐसे ही करोगे। तो ये यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने प्रीवियस ईयर लिए थे, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि किस प्रकार के आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3। सो बीच बीच में मैंने उनको जो है डाला है कुछ क्वेश्चंस को। तो अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 3। सो हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? तो ये यूपीएससी 2024 में आया था। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है अभी कितनी बार गठित हो चुका है, ठीक है। तो क्या वो एक बार, दो बार, तीन बार? तो सबसे पहला जो कमीशन हुआ था 1953 में हुआ था, फिर 1962 में, फिर 1972 में, और लास्ट का हुआ था 2002 में। तो याद रखना सिर्फ 4 ही बार ये हुआ है, ठीक है। सो डिलिमिटेशन होता क्या है वैसे, अगर कोई पूछा जाए, अगर मान लो आ जाए कभी, तो डिलिमिटेशन में क्या हो, देखो डी मतलब कि दो चीजों को अब थोड़ा सा ना, अगर आप इसको सेपरेट करके देखोगे, लिमिट तो आपको समझ में आ रहा है, किसी चीज को बाउंड कर देना। डिलिमिट मतलब उसको ओपन कर देना। तो ये स्टेट से रिलेटेड होता है कि उसमें स्टेट की जो बाउंड्रीज होती हैं, वो लेजिस्लेटिव मतलब पॉलिटिकली तौर पे देखें। जैसे मान लो अगर किसी स्टेट की मान लो 100 एग्जांपल के लिए कि 100 पॉपुलेशन है, ठीक है, उसी हिसाब से जो है स्टेट लेजिस्लेटिव में उसकी शीट जो है शीट होंगी। और मान लो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद जब भी डिलिमिटेशन होता है, तो अब मान लो यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 150, तो अब उसी प्रकार की जो है स्टेट लेजिस्लेटिव में भी शीट को बढ़ाया और घटाया जाता है, ठीक है। मतलब कहीं बढ़ जाए या कहीं घट जाए, ये तो मैंने एग्जांपल लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट? तो स्टेट कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, जो कि पार्ट 3 में? क्या वो 11 है, क्या वो 12 है, 13 है, 14? तो 14 से स्टार्ट करते हैं। तो 14 है राइट टू इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी, याद रखना राइट टू इक्वालिटी का है। और जो 13, 12 और ये आपके जो बात करें 11 जो है, सो 11 आपका जो मैंने पिछले उसमें बताया था, ये आपका सिटीजनशिप से है, ठीक है। सिटीजनशिप को मैंने बताया था 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। और अगर बात करें इसमें 12 जो है, देखो 12 में आता है कि मान लो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे लॉ है, एग्जांपल मैं नहीं एग्जांपल मैं, चलो इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताता हूँ। मान लो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव ने या पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, और कानून बनाया है, और मान लो अगर उस कानून को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है, वायलेशन करता है इस लॉ का, तो उसको वो नल एंड वॉइड कर देगी, मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो उस लॉ को यही कहा जाता है, ठीक है। फिर ये जो स्टेट वाला वर्ड है, ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 3 में, ठीक है। स्टेट आपका इसमें पार्लियामेंट भी हो सकता है, इसमें आपका स्टेट लेजिस्लेटिव भी हो सकता है जो कानून बनाता है, या म्यूनिसिपैलिटीज भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल कंटेन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? तो अब इसको पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या। देखो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ कहाँ से लिया गया है, तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको, आगे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है, ये ब्रिटिश एक नोशन है, कंसेप्ट है, आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि नो वन अबो द लॉ,
ठीक है, नो वन अबोव द लॉ, सभी कानून के समक्ष बराबर है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, ठीक है। सो अब ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये यूएसए का कंसेप्ट है, ठीक है। ये किसका कंसेप्ट है? यूएसए का, कि मतलब सभी व्यक्तियों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो इसका ये कंसेप्ट आता है, ये यूएसए का लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, ये यूएसए का ये। सो ये कहता है कि किससे रिलेटेड है, क्या वो 13, 14, 15, 16। सो 13 का तो मैंने अभी बताया था आपको कि स्टेट से है ये, ठीक है। 15 जो आपका क्या आता है इसमें, प्रोहिबिट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट प्रोहिबिशन, अच्छा मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, चलो नहीं तो कहेंगे लिखना नहीं आता, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, रेस, ठीक है, या बर्थ प्लेस। तो 15, 16 में क्या आता है आपका, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये तो आपको सभी को पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। सो ये है आपका 14 से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट, ये आपका यूपीएससी 2024 में आया क्वेश्चन है। सो करेक्ट द स्टेटमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका मैं बता देता हूँ, देखो अब इसमें ना कुछ एक वर्ड आपको याद रखने हैं, जैसे ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट लिस्ट, तो 3 प्रकार की स्टेट लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, ठीक है। इसमें यूनियन मतलब पार्लियामेंट कानून बना सकता है, इसमें स्टेट बना सकती है, और इसमें दोनों ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें तो पुलिस, एक सब्जेक्ट बता रहा हूँ, पुलिस आ गया, इसमें आपका बैंकिंग सेक्टर आ गया, जैसे बैंकिंग से फाइनेंशियल, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। और पहला ऑप्शन क्या है कि इंटर स्टेट ट्रेड इज एन स्टेट सब्जेक्ट, इंटर स्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इंटर स्टेट क्वारंटीन इज एन यूनियन सब्जेक्ट, या कोऑपरेशन टैक्स स्टेट। तो जो इंटर स्टेट क्वारंटीन इज एन यूनियन सब्जेक्ट, तो राइट आंसर इज दिस। अब बताता हूँ, देखो और भी देखते हैं, जैसे जो कोऑपरेशन टैक्स होता है, कोऑपरेशन टैक्स का मतलब क्या, टैक्स कौन लगाता है, पार्लियामेंट लगाएगी जब बजट पेश होता है, ये तो ऑब्वियसली बात है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इंटर स्टेट जब दो स्टेट के बीच में होता है तो उसके लिए कानून कौन बनाता है, यूनियन, ठीक है, इसमें भी यूनियन, ठीक है। सो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो वो जो लिस्ट जो होती है जिसमें 97 यूनियन के दे रखे हैं, 66 जो है आपके स्टेट के दे रखे हैं, तो कई बार ये भी आ जाता है कि कितने कितने सब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अवेलेबल or available to both citizen of the India and foreigner except enemy alliance। So कौन से फंडामेंटल राइट जो है बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया और फॉरेनर को अवेलेबल होते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। देखो जो सिटीजन होते हैं उसको कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, जैसे 15, 16, 19, ठीक है, और 29, 29 और 30। सो आपको पता होंगे ये कौन कौन से होंगे। ये प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द रेस, कास्ट, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से है, ये स्पीच और एक्सप्रेशन से है, ये आपका कल्चर और एजुकेशन राइट्स, जो ये दो मिलकर बनाते हैं, ठीक है। सो और बात करें फॉरेनर की, तो फॉरेनर को जो उसके बच गए वो सारे फॉरेनर के होते हैं, जैसे 14, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। सो और भी है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। क्या दोनों कौन से, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री, क्योंकि ये इसी का ही सब पार्ट में आ जाता है, ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ओके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट डिटेंशन 22, क्या इसमें है, बिल्कुल है, ठीक है। प्रोहिबिट द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, सो ये बिल्कुल है। सो ऑल और अबो, ठीक है। तो सारे ही जो हैं इसके आंसर ऑल ऑफ अबो। सो इस प्रकार से आप देखो, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी, सो उसमें मैं आर्टिकल्स लेके आऊंगा कि किस प्रकार से आप आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं और कौन कौन से आर्टिकल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये जो 7 और 8 कई बार बीच में इसमें आप देख रहे होंगे जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये मैंने जानबूझ के इसमें डाले ताकि आपको पता रहे कि भाई जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से आपको उसका आंसर देना होता है, ठीक है। एलिमिनेशन भी करना है, कैसे करना है, तो आप समझ गए होंगे। सो अब आते हैं द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ।
हैज बीन बोरो फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में, और प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो ये किसका कंसेप्ट है? क्या वो यूएसए का है, यूके का, कनाडा का, या फिर ऑस्ट्रेलिया का? तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज यूके का कंसेप्ट है। जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो किसका है? यूएसए का। ठीक है, तो राइट आंसर तो इसका बी है। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता? तो मैं थोड़ा सा नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता हूँ। देखो, ये आर्टिकल नंबर 352 के तहत आती है नेशनल इमरजेंसी। अगर स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी 360। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ आर्टिकल्स के बारे में। सो क्या वो 1415 है, 1920 है, या 2021 या 1620? तो मैंने पिछले इसमें बताया, तो ये 20 और 21 जो होते हैं वो आपके आर्टिकल्स जो होते हुए सस्पेंड नहीं होते, बाकी सारे सस्पेंड हो जाते हैं। तो 20 कौन सा है? राइट टू लाइफ से है। सॉरी, 21 जो है वो आपका राइट टू लाइफ से है, और 20 कौन सा इसमें? ये है आपका प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। देखो, मैं हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में भी बताऊंगा। देखो, प्रोटेक्शन किस केस में? अगर मान लो कोई ऑफेंस किया किसी व्यक्ति ने, ठीक है, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ये फंडामेंटल राइट्स, मतलब किसी ऑफेंडर को, आप समझ गए, किसी ऑफेंडर है, किसी ने ऑफेंस कर दिया, तो उसको भी एक लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है इस आर्टिकल के तहत। आई होप दैट आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, विच आर्टिकल अलाउ पार्लियामेंट टू एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स फॉर मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। तो ये क्वेश्चन कहता है कि पार्लियामेंट जो है, मतलब एब्रोगेट का मतलब होता है हटाना। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं किसके? जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो हमारे सेना के होते हैं, तो वो किससे रिलेटेड है, मतलब हटा सकती है, कौन से आर्टिकल के तहत जो है वो हटा सकती है? क्या वो 32 है, 33 है, 34 है, या 35 है? तो एक एक करके बात करते हैं। 35 से बात करते हैं। देखो, 35 आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट ही जो है, पार्लियामेंट ही कुछ ऐसे कानून बना सकती है, मतलब कुछ ऐसे कानून है या कुछ ऐसे सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है जिसपे स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं बनाती है। तो ये तो 35 कहता है। 34 क्या कहता है? कि ये है आपका मार्शल लॉ। ठीक है, मतलब कहीं पे लगा दिया, हो सकता है कि पूरे कंट्री पे भी लग सकता है, किसी स्टेट पे भी लग सकता है, किसी जगह पे भी लग सकता है। तो ये मार्शल लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, इसमें फंडामेंटल राइट्स का भी कर्टेल किया जाता है। और 32 आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। सो इसका राइट आंसर इज बी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ले डाउन द रूल्स दैट लॉज इनकंसिस्ट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। तो मैंने अभी पिछले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि अगर मान लो पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बना दिया, और वो कानून लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का या फंडामेंटल राइट्स को, कि वो वायलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है उस कानून को। तो किस आर्टिकल में आता है? देखो, क्या वो 12 में है, 13 में, 14 में, 15 में? तो 15 तो हमें पता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द रेस कास्ट, तो ये तो आपको याद हो गया होगा। 14 राइट टू इक्वालिटी का है। ठीक है, सो कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि इसमें मतलब 12 होगा कि आपका क्या नाम है 13 होगा। सो जो आपका 12 है वो आपका स्टेट से है। ठीक है, स्टेट। और 13 जो है आपका कानून, लॉ। ठीक है, सो स्टेट मतलब पार्लियामेंट भी हो सकता है इसमें, मतलब इन द सेंस, देखो स्टेट किस सेंस में मैं बता रहा हूँ इसमें। स्टेट इन सेंस, इस सेंस में कि जैसे बहुत सारी जो बात करें मतलब जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेटिव को या लोकल अथॉरिटी को एज ए स्टेट कंसिडर किया है। ठीक है, तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, तभी वो स्टेट का वर्ड आता है इसमें बार बार। तो इसमें एक लॉ आता है, तो जिसमें आर्टिकल 13 के तहत जो है ये होता है। सो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट मेंशन इन द आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 में कौन सा मेंशन नहीं है? सो देखो, 32 में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 32 में क्या होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके पास आर्टिकल 32 के तहत क्या होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, WR राइट्स। सो कौन कौन से, जैसे अब मैं बताता हूँ एक एक करके। जैसे उसके पास हैबियस कॉर्पस, मैंडम, सोशरारी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, तो इस प्रकार के राइट्स होते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये है, ये इंजेक्शन नहीं होता। इंजेक्शन का मतलब होता है मतलब कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोर्ट है, कोर्ट ऑर्डर देता है पार्टी को। ठीक है, इन द सेंस कोई डिस्प्यूट पार्टी होगी, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो। ठीक है, तो ये आपके राइट्स में नहीं आता। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान रखो, जैसे हैबियस कॉर्पस है, तो हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि इसमें लीगैलिटी चेक की जाती है कि किसी व्यक्ति को
कहीं डिटेन किया है, मान लो इलीगल तौर पर डिटेन तो नहीं कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखता है अगर व्यक्ति को इलीगल तौर पर डिटेन किया है तो उसको हैबियस कॉर्पस इशू किया जाता है। मैंडेबस में क्या होता है कि अगर मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में जाकर उस मतलब उसके खिलाफ या उसको काम करवाने के लिए आप उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई आप अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए। सोशरारी और एक प्रोहिबिट आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये देखो दो थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोहिबिट में क्या होता है कि मान लो लोअर कोर्ट है और हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है कि मान लो यहाँ पे कोई केस चल रहा है, ठीक है, और केस चल रहा है तो अब सुप्रीम हाई कोर्ट को लगता है या हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, लगता है कि भैया ये केस ठीक से नहीं चल रहा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है उस केस को वहीं रोक देती है और उसको हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर लिया जाता है, और वहां से उसको जहां तक ये केस मतलब लोअर कोर्ट ने चला है, जहां तक देखा है, उसके बाद जो है उसको हाई कोर्ट देखती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। सो हाई कोर्ट इन द सेंस यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब आप किताब पढ़ोगे तो उसमें यही वर्ड दिए होंगे, ठीक है। और सोशल में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर हाई कोर्ट या लो जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जितना केस चला हुआ है लोअर कोर्ट में उसको वहीं पे क्वाश कर देती है, क्वाश मतलब खत्म करना, और नई तरीके से उसको स्टार्ट किया जाता है, तो ये होता है सोशल। ये तो ऑब्वियसली बात है। फिर आता है क्यू वारंटो करके आता है। क्यू वारंटो में क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन जो है ऑफिशियल जो मतलब बात करें डिपार्टमेंट होता है उसमें जाके बैठ जाता है, ठीक है, तो उसकी लीगैलिटी चेक की जाती है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के द्वारा कि भाई आप किस अथॉरिटी से या किस लीगैलिटी से आप इसमें बैठे हैं या आपने ज्वाइन जो भी किया है, तो ये होता है इसमें। आप समझ में आ गए होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है राइट 12 क्वेश्चन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अंडर विच, तो ऑब्वियसली बात हमने कई बार पढ़ लिया, तो ये बात नहीं समझ, ठीक है। सो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी आसान क्वेश्चन भी है, मतलब ज्यादा आर्टिकल्स में, तो विच आर्टिकल प्रोहिबिट, तो आर्टिकल्स पता होना चाहिए आपको भाई कौन सा आर्टिकल, विच आर्टिकल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस। सो आपको पता है ये इक्वालिटी का है, ये आपका प्रोहिबिशन, ऑब्वियसली बात इसका आंसर तो यही है। और 16 का आपका जो है आपका किसका हो सकता है, प्रोहिबिशन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और 17 आपका क्या है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। सो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट वाज एडेड बाय 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। तो 103 संशोधन 2019 में हुआ था, तो उसमें कौन सा ऐड किया गया था, क्या राइट टू एजुकेशन, ओबीसी रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, या राइट टू इंफॉर्मेशन। सो आंसर आप सभी को पता होगा, इसका है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इस जिसमें 10% रिजर्वेशन आपको दिया गया था, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। सो आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में, ओबीसी किस में था, तो ये आपका आता है 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, ठीक है, ओबीसी के लिए था ये। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में आया था, ठीक है। सो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है विच आर्टिकल गारंटीड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सो इसका तो सभी को पता है, आर्टिकल नंबर 16। ये भी आपको पता है, काफी बार मैंने बताया, एक ये नहीं बताया वो शायद, ये होता है इसका होता है टाइटल, अबोलिश ऑफ टाइटल, या टाइटल अबोलिश, ओके। सो अबोलिश ऑफ टाइटल होता है इसमें आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल अबोलिश अनटचेबिलिटी, तो अभी मैंने बताया कि विच आर्टिकल अबोलिश अनटचेबिलिटी, तो 17, 18 मैंने बताया था आपको कि अबोलिश ऑफ टाइटल, और 19 आपका आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 20 का मैंने बताया था कि इसमें प्रोटेक्शन दी जाती है किसको, जिसने ऑफेंस किया है, ऑफेंडर को, ठीक है, मतलब लीगल तौर पे तो इनको भी दी जाती है लीगलिटी तौर पे। फिर आता है विच आर्टिकल प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फेयरिंग द टाइटल, तो अभी हमने जाना था कि 18, ठीक है। सो मतलब कि प्रोहिबिट मतलब बंद करना या रोक देना स्टेट के द्वारा, प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम द गिविंग, तो स्टेट को रोकता है ये आर्टिकल टाइटल देने से, बस मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर, बाकी सब आर्टिकल्स आपको पता है। लास्ट क्वेश्चन है, सो विच फंडामेंटल राइट इंक्लूड फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें हम आपके पास आज़ादी होती है कि आप एसोसिएशन बना पाएँ या यूनियन बना पाएँ, तो ये आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है, सब सेक्शन में। तो क्या इक्वालिटी का नहीं, ये 14 से 18 है, आप याद कर लेना, ये 19 to 22, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन ये 23 और 24 है ये आपके, और ये आपका 29 और 30, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज राइट टू फ्रीडम। सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें मतलब ज़्यादातर मैंने आर्टिकल्स बेस भी थे, कंसेप्ट बेस भी था, और मतलब बहुत सारे इसमें स्टेटमेंट वाइज, मतलब 2-3 क्वेश्चन में स्टेटमेंट के भी लेकर आया।
तो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से चली होगी। और इसी प्रकार में है जो आगे जो भी वीडियोस होंगी और क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा स्टेटमेंट वाइज, मोस्टली मैं स्टेटमेंट का ही लाऊंगा ताकि ये सीजल में आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए और किस प्रकार से आप जो है उसको टैकल कर पाए। सो आई होप दैट आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वंस अगेन थैंक यू, और आप लाइक कीजिए प्लीज़ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।